विद्यार्थियों, फर्स्ट डे के लेसन में ठोस अवस्था वाला जो चैप्टर अपने चालू है उसमें हमने उस दिन विभिन्न प्रकार के ठोसों का वर्गीकरण, जैसे अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोसों में भी विभिन्न प्रकार के यानी 4 प्रकार के जो ठोस हमने पढ़े, उनके लक्षण, विशेषताएं, उदाहरण आदि के बारे में हमने अध्ययन किया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब एक तो प्रश्न उठते हैं यहाँ पर। उस दिन हमने पढ़ा था कि आयन एक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, जबकि द्रव या गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। ऐसा क्यों? ये प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है कि आयन ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, जबकि द्रव या गलित अवस्था में सुचालक होते हैं, क्यों? आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, जबकि द्रव या गलित अवस्था में सुचालक होते हैं, क्यों? आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, जबकि द्रव या गलित अवस्था में सुचालक होते हैं, क्यों? इसका आंसर आता है कि जो आयनिक ठोस होते हैं उनमें विपरीत आवेशित आयन प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, जिससे कोई मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं। जबकि द्रव या गलित अवस्था में जो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, तो ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है और आयन मुक्त हो जाते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, जिसके कारण ये ठोस गलित अवस्था में विद्युत का चालन करने लगते हैं। आयनिक ठोस विपरीत आवेशित आयनों द्वारा निर्मित होते हैं। आयनिक ठोस विपरीत आवेशित आयनों द्वारा निर्मित होते हैं, जो कि प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, जिससे मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं। जबकि गलित अवस्था में आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, जिससे मुक्त आयन उत्पन्न होते हैं। इसी कारण आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्यार्थी पुनः एक बार, आयनिक ठोस विपरीत आवेशित आयनों यानी प्लस और माइनस आयन द्वारा निर्मित होते हैं, जो कि प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं।
जिससे मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं और वो विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके विपरीत द्रव्य गलित अवस्था में जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है वो ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है और आयन गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इसी कारण ये गलित या द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे NaCl है, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता और उसका अगर जलीय विलयन बना दिया जाता है तो वही विद्युत का सुचालक हो जाता है। इसी तरह से एक प्रश्न और आता है, ग्रेफाइट एक सहसंयोजी ठोस होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? ग्रेफाइट एक सहसंयोजी ठोस होते हुए विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? यानी सहसंयोजी ठोस जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु यहाँ पर ग्रेफाइट इसका अपवाद, ये विद्युत का सुचालक होता है। ऐसा क्यों? इसका आंसर विद्यार्थी देखिए, जिस प्रकार से ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो षटकोणीय परतदार संरचना होती है। प्रत्येक कार्बन परमाणु के जो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है जो विद्युत के सुचालक होने के लिए उत्तरदायी होता है। ग्रेफाइट यदि संरचना देखी जाती है तो इस प्रकार से होती है। एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परत के मध्य में फ्री स्टेज में मुक्त अवस्था में पाया जाता है और इसी के कारण ग्रेफाइट एक सहसंयोजी ठोस होते हुए विद्युत का चालन करता है। ग्रेफाइट एक सहसंयोजी ठोस होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। चतुर्थ संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है, अर्थात बंध बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। इसी कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। इसी कारण यह विद्युत का सुचालक होता है।
इसी प्रकार से एक और प्रश्न आता है कि कांच को अति शीतल द्रव सुपर कोल्डेड लिक्विड फ्लूइड क्यों कहा जाता है? कांच एक अति शीतल द्रव कांच एक अति शीतल द्रव सुपर कोल्डेड लिक्विड कहलाता है क्यों? विद्यार्थियों, उस दिन हमने पढ़ा था कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें अवयवी कणों की कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था, निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं पाई जाती है। इसमें तरल, द्रव और गैसों के समान प्रवाह, बहने का गुण पाया जाता है। इसी कारण कांच को अति शीतल द्रव कहा जाता है। एक बार पुनः, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें अवयवी कणों का जो पैटर्न होता है, ज्यामिति हो तो निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं पाई जाती है। अनियमित, अनिश्चित संरचना में उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं तथा इसमें द्रवों के समान, तरल पदार्थों के, गैसों के समान प्रवाह यानी बहने का गुण भी पाया जाता है। इसी कारण कांच को अति शीतल द्रव कहा जाता है। और इसके इस गुण के कारण जो पुरानी इमारतें होती हैं जिनमें जो कांच लगे होते हैं, जंगले, खिड़कियों आदि में, वो आधे स्तर में नीचे की तरफ धीरे धीरे करके लंबे अरसे के बाद मोटाई लिए हुए हो जाते हैं। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती है। द्रवों के समान कांच में प्रवाह यानी बहने का गुण पाया जाता है। इसी कारण कांच को अति शीतल द्रव कहते हैं। पुरानी इमारतों में लगे हुए दरवाजे, खिड़कियों के कांच अभय स्तर में मोटे हो जाते हैं क्योंकि बहने के गुण के कारण ऊपर से जो कांच है वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ प्रवाहित होता रहता है और नीचे की सतह को मोटा, भारी बना देता है। इस प्रकार 2-3 तरह के प्रश्न जो अक्सर बोर्ड की
परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी सिस्टम में जो हमने अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ा था, तो अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर होते हैं, उन अंतरों के बारे में भी डिस्कस करना है, विवेचना करनी है। क्वेश्चन आता है, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर बताओ। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, जैसा कि हमने इनके गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अवयवी कणों यानी अणु, परमाणु, आयन, उनकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। इसके विपरीत अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता है, यानी अवयवी कणों का जो पैटर्न है वो अनिश्चित, अनियमित होता है। पहला डिफरेंस है अवयवी कणों का निश्चित, अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। इसके विपरीत उधर अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती है। दूसरा है क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनका आकार, आकृति निश्चित होते हैं। आकार, आकृति निश्चित होते हैं। इसके विपरीत अक्रिस्टलीय ठोसों में आकार और आकृति अनिश्चित होते हैं। तीसरा डिफरेंस है क्रिस्टलीय ठोसों का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है यानी गलनांक होता है वो निश्चित होता है। इसके विपरीत अक्रिस्टलीय ठोसों में गलनांक निश्चित नहीं होता। गलनांक निश्चित होता है, गलनांक अनिश्चित होता है। इसी सिस्टम में, इसी क्रम में चौथा जो डिफरेंस है, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनको हमने उस दिन पढ़ा वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहलाते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो आभासी ठोस कहलाते हैं। इसी तरह से एक गुण पढ़ा था हमने, विषमदैशिकता और समदैशिकता। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। इसके विपरीत अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। उस दिन मैंने बताया था कि विषमदैशिकता और समदैशिकता से मीन्स क्या होता है। विषमदैशिकता का मीन्स होता है कि जो ठोसों के विभिन्न गुण हैं, जैसे अपवर्तनांक, कठोरता, तनन सामर्थ्य, इनके जो मान होते हैं वो विभिन्न दिशा में मापने पर भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं या एक समान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति विषमदैशिक और समदैशिक कहलाती है। और लास्ट छठवां जो डिफरेंस है, क्रिस्टलीय ठोसों में प्रवाह का गुण
नहीं पाया जाता है। इसके विपरीत अक्रिस्टलीय ठोसों में प्रवाह का गुण पाया जाता है। इस तरह से ये मुख्य 5-6 अंतर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाते हैं। आगे आता है, देखिए क्रिस्टल जालक। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें जालक निश्चित जो ज्यामितीय पैटर्न पाया जाता है जिसे क्रिस्टल जालक के नाम से जाना जाता है, और उसकी छोटी छोटी जो इकाइयां होती हैं जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होने से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। उन छोटी छोटी इकाइयों को एकक कोष्ठका, इकाई कोष्ठका या यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है। तो क्रिस्टल जालक और इकाई कोष्ठका, साथ में इकाई कोष्ठकाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनका विभिन्न प्रकार से किस किस प्रकार से वर्गीकरण चित्रण है वो किया गया है। तो अगला इसी क्रम में है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य गुण उसमें उपस्थित अवयवी कणों का नियमित और पुनरावृत्त पैटर्न होता है। यानी जो अवयवी कण अणु परमाणु आयन होते हैं वे निश्चित ज्यामितीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था, किसी क्रिस्टल में, किसी ठोस क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था के आरेख को, जिसमें प्रत्येक कण बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। अर्थात किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था, 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको क्रिस्टल जालक कहा जाता है। जैसे मैं यहां पर एक डायग्राम, एक आरेख बनाता हूं, जैसे हीरा है या सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल यहां पर मैं बना रहा हूं। इसी को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा विस्तृत संरचना बनाते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें यह व्यवस्था की जाती है, डिटेल में और आगे बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार की जो संरचना उसको क्रिस्टल जालक कहा जाता है। उसमें जो छोटी छोटी इकाइयां जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती दिखाई दे रही है, ये कहलाती है इकाई कोष्ठिका। क्रिस्टल जालक एवं
इकाई कोशिका। परिभाषा है किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों यानी अणु परमाणु आयनों की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। इकाई कोशिका। जैसा चित्र हम देख रहे हैं कि ये जब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बना हुआ है, इसके अंतर्गत जो इकाई कोशिकाएं जिसको इस प्रकार से दिखाया गया है उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती हुई दिखाई दे रही है और बार बार पुनरावृत्ति से सोडियम क्लोराइड के बड़े क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है। तो इकाई कोशिका से मीन्स है कि किसी क्रिस्टल जालक को एक छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार दोहराने से बार बार पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उस छोटी इकाई को इकाई कोशिका कहते हैं। किसी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे इकाई कोशिका कहते हैं। अब आगे देखना है कि ये इकाई कोशिका जो है वो कितने प्रकार की होती है, यानी इकाई कोशिकाओं का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। इकाई कोशिका मुख्यतः इकाई कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, सरल या आद्य एकक कोशिका या इकाई कोशिका, दूसरी है केंद्रित एकक कोशिका। पुनः देखिए, इकाई कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सरल या आद्य एकक कोशिका। यह ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण इकाई कोशिका के केवल कोनों पर व्यवस्थित होते हैं, उसे सरल या आद्य एकक कोशिका कहते हैं। जैसे इसका चित्रण है, इस प्रकार से जिसमें अवयवी कण केवल कोशिका के शीर्ष के कोनों पर पाए जाते हैं, उस प्रकार की एकक कोशिका सरल या आद्य एकक कोशिका कहलाती है। इसके विपरीत केंद्रित एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी व्यवस्थित पाए जाते हैं, यानी कोनों पर तो पाए जाएंगे, उसके अतिरिक्त जो और क्रिस्टल जालक की फलक वगैरह और जो दूसरी स्थितियां हैं उनमें भी अवयवी कण मौजूद रहते हैं। ऐसी एकक कोशिका को केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं।
यहां पर परिभाषा है अवयवीकरण कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। इधर है परिभाषा अवयवीकरण कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी पाए जाते हैं। ये केंद्र रेखा कोष्ठिका उन्हें 3 प्रकार की होती हैं। केंद्र रेखा कोष्ठिका जिनमें अवयवीकरण कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी पाए जाते हैं, वो 3 भागों में बांटी गई है। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरी है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और तीसरा प्रकार है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। उन्हें देखिए केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवीकरण एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरी है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और तीसरी है अंत्य केंद्रित या आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका जो होती है उसमें अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र पर भी पाया जाता है। अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र पर भी उपस्थित होता है। अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी उपस्थित होता है। चित्र यहां ऊपर बनाया जा रहा है। इस प्रकार से काय केंद्र एकक कोष्ठिका में अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र में भी पाया जाता है। दूसरी है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवीकरण इकाई कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र में भी उपस्थित होता है। अवयवीकरण कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। चित्र यहां ऊपर है।
इस प्रकार से फलक केंद्रित एका कोष्ठिका होती है। और जो तीसरी है अंत्य केंद्रित एका कोष्ठिका, जिसमें अवयवी कण इकाई कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक जो फलक होता है उसके ठीक सामने वाले दूसरे फलक पर भी उपस्थित होता है। ऐसी एका कोष्ठिका जिसमें कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक एक अवयवी कण किन्हीं को विपरीत फलकों यानी जो आमने सामने के फलक होते हैं उनके केंद्र में भी पाया जाता है। ये इसका चित्रण यहां पर है। इस प्रकार से एक बार पुनः केंद्रित एका कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी पाए जाते हैं केंद्रित एका कोष्ठिका कहते हैं। ये तीन भागों में बांटी गई है या तीन प्रकार की होती है। काय केंद्रित एका कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर उपस्थित होता है, जिसका ऊपर चित्र बना हुआ है। इसी प्रकार से फलक केंद्रित एका कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के इकाई कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, तो इसके ठीक ऊपर चित्र बना हुआ है। और तीसरी अंत्य केंद्रित एका कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त जो विपरीत फलक होते हैं, ठीक आमने सामने के फलक होते हैं, उनके केंद्र पर उपस्थित होता है, उसे अंत्य केंद्रित एका कोष्ठिका कहते हैं। अवयवी कण कोष्ठिका के विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, उसे अंत्य केंद्रित एका कोष्ठिका कहते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल जालक, इकाई कोष्ठिका और इकाई कोष्ठिका के विभिन्न प्रकार सचित्र विद्यार्थी यहां पर आपको समझाए गए हैं। आगे अगले लेसन में देखेंगे। थैंक यू।